नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, अपना वजूद खो चुके हैं। ये दोनों नेता जो है पुराने पड़ चुके हैं और बिहार की जनता इन्हें नकार चुकी है। क्या सचमुच ऐसा है? आज हम इसी मसले पर आरएडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के नेताओं में कितना है दम। क्या सचमुच जो नीतीश कुमार हैं वो मेमोरी लॉस हैं? तो चलिए बातचीत करते हैं। हेमंत जी, जिस तरह से खास करके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जो जिस तरह से हमला बोलते हैं सीएम नीतीश पे और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर, तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये बीजेपी तो आज की तारीख में सत्ता से बाहर है, तो एक सत्ता से बाहर होने की झुंझलाहट भी है। और दूसरी बात कि बीजेपी का प्रचार तंत्र, आप उसका इंटरनल प्रचार तंत्र से लेकर के और जो मीडिया का एक बड़ा हिस्सा है जो राजनीतिक सामाजिक कारणों से बीजेपी की ओर झुका हुआ रहता है, तो इसलिए वो जो कुछ भी कहते हैं उसको उतना ही बड़ा बना करके दिखाया जाता है। तो वो जो आरोप लगा रहे हैं या जो हमला कर रहे हैं राजनीतिक रूप से लालू यादव पर, नीतीश कुमार पर, कि वो अपना वजूद खो चुके हैं, विश्वसनीयता खो चुके हैं, तो इसमें दम इतना ही है कि नीतीश कुमार कितने भरोसेमंद हैं, कितने विश्वसनीय हैं, कितना उनका वजूद है, ये खुद बीजेपी मानती रही है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी नंबर 1 थी आरजेडी जो सरकार नहीं बना सकी थी, पार्टी नंबर 2 थी बीजेपी और पार्टी नंबर 3 थी जेडीयू। तो सरकार बनी जेडीयू और बीजेपी की, और मुखिया कौन बने सरकार के? नीतीश कुमार। पार्टी नंबर 3 के नेता को बीजेपी को मुखिया बनाना पड़ा। तो आखिरकार वह कौन सी मजबूरी थी कि जो बीजेपी ने उनको अपना मुखिया माना? और वो एक बार नहीं, लगातार उनका मुखिया बने हुए हैं। 2005 से लेकर के 20 तक, 2022 के अगस्त तक उनके मुखिया थे वो। तो नीतीश कुमार का वजूद कितना भारी है ये तो बीजेपी के लोग खुद स्वीकार करते हैं। तो इससे ये कह देने मात्र से, वो उनको टास्क मिला हुआ है सम्राट चौधरी को ये सब चीज़ें कहने के लिए, तो वो तो कहेंगे ही। और उनकी जो गेस्चरिंग है, जो उनकी पोस्चरिंग है, उससे तो ये लगता ही है कि वो उनको एग्रेसिव दिखना है, उनको एग्रेसिव बातें करनी है। तो ये सब करने के लिए उनको ये सब बोलना पड़ता है, उनकी मजबूरी है ये बोलना। नीतीश कुमार अगर इतना ही चुके हुए खिलाड़ी रहते, इतना ही कमज़ोर रहते, तो बीजेपी को क्या ज़रूरत थी उनको मुख्यमंत्री बनाने की? जब आपके पास सबसे ज़्यादा ये पार्टी नंबर 2 थे आप, और दोनों को मिला करके सबसे आप जब सरकार बना रहे थे तो अपना मुख्यमंत्री चुन लेते, आप बीजेपी का मुख्यमंत्री चुन लेते। तो ऐसा तो कर नहीं सके आप। उसके पीछे आप जाएँ, 2015 में क्या हुआ? जब लालू और नीतीश साथ में आ गए तो बीजेपी कहाँ चली गई? बीजेपी आउट हो गई सत्ता से, उसकी हैसियत घट करके 50-52 तक आ गई। तो उस समय लालू यादव और नीतीश कुमार की ताकत को इन लोगों ने सब कबूल किया। उसके बाद नीतीश कुमार जब इनके साथ 2017 में चले गए तो सरकार बन गई। 2015 से लेकर के और अभी तक जो सरकारें बनी है बीजेपी के साथ, 15 में मैंडेट मिला महागठबंधन को, आरजेडी और जेडीयू अलायंस कांग्रेस के साथ में थी, इन लोगों को अपना मैंडेट मिला। इन लोगों की सरकार बनी। 17 में नीतीश कुमार बदल गए, उन्होंने महागठबंधन छोड़ा, उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। बीजेपी ने कबूल किया उनको अपना मुख्यमंत्री, उनको नेता माना। आप नहीं मानते उनको। उसके बाद जब 20 आया, 2020 के चुनाव में आपने नीतीश कुमार का चेहरा आगे रख करके चुनाव लड़ा। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी हुआ, जो भीतरघात हुआ, जो चिराग पासवान फैक्टर काम कर रहा था उसमें उसको मिला, वो सब बीजेपी का ये पूरा क्राफ्टेड ड्राफ्टेड स्कीम, हाँ, एक हिडन एजेंडा था। उसके बावजूद नीतीश कुमार की हैसियत बहुत कम कर देने, वो संसदीय
राजनीति में उनकी हैसियत आपने कम कर दी, उनकी औकात कम कर दी, उनकी सीटें कम हो गई। उसके बावजूद उसके बावजूद आपके पास क्या मजबूरी थी कि आपने उनको मुख्यमंत्री मान लिया? तो उसके बाद क्या हुआ कि 2022 में नीतीश कुमार ने फिर बीजेपी का साथ छोड़ा और वो आरजेडी के साथ चले गए, महागठबंधन में शामिल हो गए। तो अब इनको पूरा लग रहा है कि पूरा जंगल राज आ गया है, यहाँ विकास खत्म हो गया है, यहाँ चारों तरफ हाहाकार है, यहाँ चारों तरफ बलात्कार और हिंसा हो रही है, यही दिखाया जा रहा है। जी जी, जैसे आज ही सम्राट चौधरी ने ये दावा किया कि जो आरजेडी सुप्रीमो हैं उन्हें बिहार की जनता 2005 से लगातार हराते आ रही है, तो उन्होंने अपनी विश्वसनीयता और वजूद को खो दिया है बिहार में। अब उन्हें तो कम से कम राजनीति से हट जाना चाहिए। तो बिहार की जनता सिर्फ लालू यादव को नहीं हराई है, नीतीश कुमार को ही नहीं हराई है, बिहार की जनता ने बीजेपी को भी हराया है। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। 14 में मोदी जी आए, 14 में मोदी जी आए, प्रधानमंत्री बने, उसके बाद दिल्ली में भी हारे और बिहार में भी हारे। वो किसकी हार थी? ये मोदी जी बिहार भी आए थे 2015 के चुनाव में, पूरा कैंपेन उन्हीं के नाम पर चल रहा था। तो वो किसकी हार हुई थी बिहार में? वो मोदी जी की हार थी। दिल्ली में किसकी हार थी? वहाँ दिल्ली में भी मोदी जी ने पूरी ताकत लगाई थी, गली गली में सभाएं की थी उन्होंने, और अमित शाह ने भी सभा की थी। कुछ इसी तरह का मामला झारखंड, अभी ताज़ा ताज़ा कर्नाटक में हारे हैं, अभी हिमाचल में हारे हैं। तो ये राजनीति में हार जीत के आधार पर वजूद खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं। वजूद इन दोनों का इतना है कि आज की तारीख में ये पूरी दुनिया मानती है कि इनकी फैन फॉलोइंग जो है बिहार में सबसे अधिक है। और बीजेपी का दर्द ये है कि नीतीश कुमार आज की तारीख में उनके साथ नहीं है, इसलिए उनके पास ये टारगेट है कि किसी तरह ये पूरा इनको टारगेट किया जाए। और दूसरी बात, ये माहौल बनाया जाए कि बिहार में सब कुछ डिफंक्ट हो गया हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है। अरे भैया, जो कुछ आप कह रहे हैं कि बिहार में रातों रात जंगल आ जाता है। आपने 14 ये नीतीश कुमार के लगभग 17-18 सालों के शासनकाल में 14 साल तो लगभग बीजेपी साथ में रही है। जी जी, तो 14 साल में कुछ नहीं हुआ यहाँ। अगर कुछ नहीं हुआ तो उसका जिम्मेवार तो बीजेपी भी है। बिल्कुल। तो ये जो पूरा नैरेटिव जो गढ़ा जाता है, ये जो कुछ किया जा रहा है, तो राजनीति, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि राजनीति में झूठ बोलना, राजनीति में छल प्रपंच करना, ये सब चलता है। लेकिन इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलने से जनता भी उसको मजाक में ही लेती है कि ये जो कुछ कहा जा रहा है ये बिल्कुल सीरियस बातें नहीं है, बिल्कुल मजाक में कही जाएगी। बिल्कुल। हेमंत जी, आपको पता होगा कि लैंड फॉर जॉब मामले में आज एक बार फिर सीबीआई और ईडी ने जो है लालू यादव पर फैमिली की संपत्ति को अटैच किया है। यहाँ तक कि उनकी जो बेटी हैं हेमा यादव, उनकी संपत्ति को भी अटैच किया गया है। तो क्या जो आप बता रहे हैं कि बीजेपी जो है अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस कर रही है, और जो आरजेडी के लोग हैं ये कहते भी रहे हैं कि ये राजनीति बदले की कार्रवाई है, कैसे देखते हैं आप ये? ये तो कानूनी प्रक्रिया है, जब केस चल रहा है तो ये सब तो होगा ही। लेकिन ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसको राजनीतिक बदले की भावना से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। ये दिखाई दे रहा है कि आज की तारीख में जो संस्थाएं हैं, चाहे सीबीआई है, चाहे ईडी है, चाहे आईटी है, यहाँ तक कि चुनाव आयोग है, वे उन तमाम संस्थाओं पर बीजेपी का एक तरह से अपरोक्ष नियंत्रण दिखाई देता है। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसी वजह से ये लगता है कि आप जो कुछ भी कार्रवाई कर रहे हैं, करप्शन के खिलाफ जो कार्रवाई की बात होती है, और ये दिखाया जाता है कि दुनिया में लालू यादव से बड़ा करप्ट, बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। तो उसी में ये जवाब भी छिपा हुआ है कि आप करप्शन के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, आप एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये व्यक्ति टारगेट में है, करप्शन टारगेट में नहीं है। अन्यथा करप्शन अगर टारगेट में होता तो आप तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने साथ लेते हैं और रातों रात उनका भ्रष्टाचार जो है सदाचार में बदल जाता है। ताज़ा उदाहरण महाराष्ट्र का है, अजीत पवार ताज़ा उदाहरण है, और ऐसे कई उदाहरण हैं बंगाल से लेकर के दुनिया के तमाम, ये इनके देश के तमाम इलाकों में जहाँ ये लोगों को अपने साथ लेते हैं और ख़त्म हो जाता है। तो करप्शन के लिए आप लालू यादव के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक लड़ाई ही है, जिसमें यह है कि लालू यादव जैसी शख्सियत जिसने आपके सामने सरेंडर नहीं किया, तमाम लोगों ने सरेंडर किया आपके सामने,
कुछ लोगों को छोड़कर लेफ्ट के लोगों ने आपके सामने सरेंडर नहीं किया, लालू यादव ने सरेंडर नहीं किया, इसलिए ये आपके निशाने पर हैं और ये सबसे ज़्यादा आपकी आंख में किरकिरी की तरह चुभ रहे हैं। हेमंत जी, जिस तरह से बीजेपी के नेता सीएम नीतीश पर और लालू यादव पर निशाना साध रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, इन दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर इनके खिलाफ एक मोर्चा खड़ा कर दिया, एक संगठन खड़ा कर दिया, जो आने वाले चुनाव में कहा जा रहा है कि इन्हें कड़ी चुनौती देगा। इसकी एक वजह ये भी है। देखिए, ये भी है एक, मैं दूसरी बात अभी कहना चाह रहा था, मैं इस बात पर आऊँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में जो मोदी रजीम का, प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा फेलियर जो है पूरे देश में, वो मणिपुर है। मणिपुर सबसे बड़ा फेलियर है, जहां पूरा इनका सिस्टम फेल कर गया, जहां डबल इंजन की सरकार फेल कर गई, वहां लगातार 3 महीने से हिंसा होती आ रही है। वहां की गवर्नर कह रही हैं कि वहां हालत बहुत ख़राब है। वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है कि ये नंगा घुमाने और बलात्कार की एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हैं, सैकड़ों वीडियो हैं। आपने वहाँ इंटरनेट बंद कर रखा है, चीज़ें बाहर नहीं आ रही हैं। तो जो वो फेलियर जो है, जिसकी चर्चा दुनिया में हो रही है, जिसकी चर्चा यूरोपियन यूनियन के संसद में हो रहा है, जिसकी चर्चा वो ब्रिटेन के संसद में हुई, तो आपका जो पूरा स्टेट जो फेलियर है और स्टेट स्पॉन्सर्ड जो वहाँ जो हिंसा हो रही है राज्य के संरक्षण में, और जो पूरा घृणा और भय का वातावरण जो आपने बनाया है, उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं और राज्यों में होंगी जिस तरह का आप माहौल बना रहे हैं। तो ये आपका फेलियर है और उस फेलियर को छिपाने के लिए आप अपने विरोधियों के खिलाफ इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। जिससे लगता आप, ये कौन सी ईमानदारी है कि आप मणिपुर के बरक्स आप राजस्थान को, छत्तीसगढ़ को आप रख देते हैं? ये कोई इसमें ये तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक बेईमानी है। ये मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, क्या ये राज्य के संरक्षण में, क्या वहाँ पुलिस जो है वहाँ उतर करके लोगों को मार रही है? मणिपुर में ये हो रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम, वहाँ पर हिंसा हो रही है। वहाँ इसकी निंदा कर रही है। वहाँ मिलिट्री हिंसा कर रही है। आप सरकारी हथियार लोगों को दिए जा रहे हैं मारने के लिए। ये सब कुछ जो हो रहा है, उसको दबाने के लिए आप संसद में बयान देने के लिए तैयार नहीं है। एक स्टेट आपका जो है जल रहा है पिछले 3 महीने से, लेकिन संसद में बयान देने के बदले में आप इस पर बयान की जो मांग की जा रही है, उनके खिलाफ आप मोर्चाबंदी कर रहे हैं, संसद के भीतर से लेकर के और बाहर तक। तो ये जो कार्रवाई हो रही है, आप अपने विरोधियों को किस कदर उनका सफाया करना चाहते हैं, उसी की कड़ी का ये एक हिस्सा है कि आप राहुल गांधी की संस्था खत्म करवा देते हैं एक ऐसे मामले में जो ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं कि इसीलिए विपक्ष के लोग बीजेपी को षड्यंत्र वाली पार्टी मानते हैं और कहते हैं कि इससे देश के लोकतंत्र और संविधान को खतरा है, क्योंकि जिस तरह से मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा है, वहाँ 4000 से ज़्यादा ऑटोमेटिक हथियार लूट लिए गए। कहा जाता है कि 1 लाख से ज़्यादा कारतूस लूट लिए गए ऑटोमेटिक वेपन्स के, और बताया जा रहा है कि ये लूटे नहीं गए बल्कि लुटवा दिए गए। और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा मकसद है, और वो मकसद है अपनी राजनीति गोटियां सेकने को। बावजूद इसके, जैसा कि हेमंत जी ने कहा कि संसद में बयान नहीं दे रहे। बहरहाल हम लोग, हेमंत जी, चर्चा कर रहे हैं बिहार की। तो क्या मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जिस तरह से सीएम नीतीश और लालू यादव ने एक राष्ट्रीय मोर्चा खड़ा कर दिया, इससे इनके पेट में दर्द हो रहा? बिल्कुल, ये तो बात शुरू से कह रहे थे कि इनसे संभव ही नहीं होगा, विपक्ष की एकता होगी ही नहीं। लेकिन विपक्ष की एकता भी हो गई। पटना की बैठक हुई, बेंगलुरु में बैठक हुई, मुंबई में बैठक होने जा रही है। तो ये जो कुछ, और अगर ऐसा था तो आपने क्यों बैठक बुलाई? एनडीए की बैठक तो आज तक एनडीए के लोगों को आपने याद तक नहीं किया था। एनडीए की हैसियत ये हो गई थी कि जब 2019 में आप 303 सीटें लेकर के आए संसद में, तो आपने एक शर्त रख दिया कि जो भी हमारे सहयोगी हैं उनका एक ही मंत्री बनेगा। जी। 16 सांसदों वाले जेडीयू को भी आपने कहा कि एक ही मंत्री बनेगा, जिसकी वजह से नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह से उठकर चले आए। तो आपने अपने सहयोगियों की हालत ऐसी बना दी थी, जब आपको पूरी मेजॉरिटी मिली
कि आपके सामने उनको नतमस्तक हो जाना पड़े, आपके पैरों पर गिर जाना पड़े, ये हैसियत बना दी आपने। और एनडीए की याद कब आई आपको? जब आपको ये लगा कि विपक्ष गोलबंद हो रहा है, और तब आपने लोगों को बुलाया। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जिन 38 पार्टियों को आपने रखा है, जिन 38 पार्टियों में से लगभग 18 पार्टियों का कहीं कोई वजूद नहीं दिखाई देता है, सिर्फ वो नाम लेने के लिए, कागज़ पर नाम लेने वाली पार्टियां हैं, 18-20 पार्टियां, और उन पार्टियों को आपने बुलाया। और उसमें आप उसका अंतर देख लीजिए। जो लोग 26 पार्टियां जो इंडिया जिसका नाम दिया गया है, उसके साथ जो पार्टियां आई है, वो पार्टियां अलग अपने अपने इलाकों में अपना वजूद रखती हैं, अपने बलबूते सरकार बनाती हैं, अपने बलबूते विपक्ष में रह करके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती हैं। इस तरह की पार्टियां हैं। आपके साथ जितनी पार्टियां हैं, उसमें कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका अपने अपने राज्यों में अपना कोई बहुत बड़ा वजूद हो? एक भी पार्टी उसमें आप गिनवा दीजिए। जो पार्टियां ना इधर हैं ना उधर है, उनको छोड़ करके एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो कि अपने राज्यों में अपना कोई बड़ा वजूद रखती हो। तो ये आपकी बौखलाहट का कारण है। जो आप टारगेट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये भरोसा ख़त्म हो गया हुआ है, लालू यादव का वजूद ख़त्म हो गया हुआ है, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। इसमें इनका वजूद जो है वो इतना ही अधिक है कि आपने 2022 के अगस्त तक नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री माना। आपकी हैसियत, उनकी हैसियत 3 नंबर की पार्टी के नेता के रूप में हो गई। उसके बावजूद तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि नीतीश कुमार को आपने अपना नेता मान लिया? अगर इतने ही खराब थे, इतने ही उनका वजूद ख़त्म हो गया हुआ था, तो किस मजबूरी में आपने किया? ये मजबूरी ये है कि आपके पास आज की तारीख में भी मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी इसमें अभी प्रयोग ही कर रही है कि किसको आगे किया जाए। इस प्रयोग में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। कहते हैं सम्राट चौधरी को, अरे छोड़िए सम्राट चौधरी को, ये इस तरह के बहुत सारे प्रयोग होंगे। सम्राट चौधरी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, ढेर सारे लोग हैं। उनके भीतर में बहुत सारे लोग हैं। राजीव प्रताप रूडी हैं, सुशील कुमार मोदी हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। विजय सिन्हा हैं। कौन है जो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता है? उनके यहाँ मुख्यमंत्रियों के लिए तो लंबी कतार लगी हुई है। ये बीजेपी का संकट है। आप अपने संकट पर पर्दा डाल करके दूसरे के वजूद, दूसरे की विश्वसनीयता, दूसरे का भरोसा, इन चीज़ों पर आप सवाल खड़ा करते हैं कि ये विश्वसनीय नहीं है, ये भरोसेमंद नहीं है। तो ये भरोसे का संकट कहाँ से पैदा हुआ, कैसे से पैदा हुआ? ये मैंने कहा ना कि 2005 से लेकर के 2022 के अगस्त महीने तक लगातार आपने नीतीश कुमार को अपने नेता माना। बीच के कुछ अवधि को छोड़ दिया जाए तो वो आखिरकार कौन सी मजबूरी थी? उनमें क्या पोटेंशियल नहीं है तब आप मान रहे थे कि कुछ तो है जो हस्ती मिटती नहीं? ये बात है। बिल्कुल, तो कुछ तो है जो हस्ती मिटती ही नहीं। और बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार 2 ऐसे ही नाम हैं जिनकी हस्ती मिटती ही नहीं। खास करके लालू यादव को मिटाने की तमाम कोशिश बीजेपी की ओर से की गई, लेकिन लालू यादव हर बार चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर देते हैं। और अब तो उनके साथ उनके छोटे भाई नीतीश कुमार भी हैं। और इन दोनों नेताओं ने फिलहाल बीजेपी को ये दिखा दिया है कि हम आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर आपको चुनौती देने जा रहे हैं। और शायद यही उनकी बौखलाहट का कारण भी है। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो मित्रों बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।